यशपाल सिंह जी, आपकी राह इतनी आसान नहीं है। आपकी पार्टी में भी कई लोग आपका रोड़ा बने हैं, क्या उनसे फर्क पड़ेगा आपको? लेकिन इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो अगर उनको टिकट नहीं मिलता, अगर आपको टिकट मिलता है तो वो तो बगावत की ओर जा रहे हैं उसके। तो ये कारवां बढ़ता जा रहा है, ये घटेगा कभी नहीं किसी एक व्यक्ति के जाने से। जो जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रहना चाहे वो रहे, वो तो व्यक्ति का अपना निर्णय है। जो मजदूर वर्ग है उनके पास भी काम नहीं है, वो भी मोहताज हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सिंह यादव उतने मैच्योर नहीं थे राजनीति को लेकर। अब क्या इन 5 सालों में यशपाल सिंह यादव ने क्या सीखा? कहते हैं पूरे क्षेत्र में है कि यशपाल सिंह यादव जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। अमूमन पॉलिटिक्स में ज़्यादा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि झूठ के सहारे ही उनकी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन यशपाल सिंह यादव जो सही होता सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, तो यही वजह है क्या ये? झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं है। इतना पढ़ लिख के अगर हम लोग यहाँ आए क्षेत्र में काम करने और इन बेचारे गरीब लोगों को हम मूर्ख बनाएं, तो इससे बड़ी लानत क्या होगी, इससे बड़ा घटिया काम क्या होगा। तो ये विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण सीट है झांसी की बबीना। बबीना सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं यशपाल सिंह यादव। उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और इस बार चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? चुनाव हारने के बाद कई कम मार्जिन से यशपाल सिंह चुनाव हारे थे, इसके बाद क्या कमियां रह गई थी, उनसे हम बात करेंगे इन सब मुद्दों पर। पिछली बार ऐसी कौन सी एक कमियां रह गई थी जिसमें आपको मतलब कम वोटों से हारे, लेकिन फिर भी आप बराबर एक्टिव रहे? क्या उन कमियों को दूर किया आपने? जी, हम लोगों ने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन पिछली बार पूरे प्रदेश में एक दूसरी हवा थी और उस हवा में भी हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। जहाँ पूरे बुंदेलखंड में प्रत्याशी 60-60, 70-70 हज़ार के मार्जिन से हारे, हम लोगों ने 37% मत प्राप्त किया इस विधानसभा में, जो कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट का था। और हार का मार्जिन थोड़ा कम रहा, थोड़ा हम लोगों को समय भी कम था और हवा उस समय टोटल बीजेपी की थी। बदलाव का लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। 5 साल की हमारी सत्ता थी, भाजपा ने बहुत सारी जुमलेबाजियाँ की थी, जिसकी वजह से लोगों ने एक बार उन्हें मौका देना सही समझा। और मेरा टिकट लगभग 20-22 दिन पहले हुआ था, तो लोगों से मेरा उतना, लोग मुझे जानते थे, लेकिन एक नेता के बेटे की हैसियत से जानते थे। जब मैं लोगों के बीच में गया, सब लोगों से मिला इन 4 सालों में, तो आज लोग मुझे दूसरी तरीके से जानते हैं। तो लोग मुझे इंडिविजुअली भी जानते हैं, पिताजी की वजह से तो जानते ही हैं। तो अब हमें पर्याप्त समय मिला है काम करने का। लोगों ने हमारा व्यवहार देखा, हमारा काम करने का तरीका देखा, तो इस बार लोगों से बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है और इस बार हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। और निश्चित तौर पे ये तो जनता का काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और इस बार हम लोगों को सफलता मिलेगी। अच्छा, इस बार आपकी पार्टी ने एक फ्री बिजली देने का लोगों को वो किया है कि बिजली फ्री की जाएगी इतनी यूनिट, लेकिन आप ये बताइए, इस ये बात लोगों को गांव में आप जा रहे हैं जहां उनको समझ आ रही है, क्या उनकी वास्तव में उनकी बिजली को लेकर समस्या थी? जी बिल्कुल थी। हम लोगों ने पिछले 2 साल के दौरान, जब से कोविड का टाइम है और कोविड के पहले भी, कितने किसानों के बिल मेरे पास पड़े हैं ऑफिस में, जिनका 60-60, 70-70 हज़ार रुपये का बिजली का बिल है और उनके कनेक्शन काट दिए गए, वो अब सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बहुत सारी बिजली से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हैं, जैसे किसी की लाइन ख़राब है, किसी की डीपी ख़राब है। तो इन क्षेत्रों में हमने पिछले 2 साल से काम किया है। लगभग 50-60 गाँव की डीपी तो हम लोग अपने प्रयासों से बदलवा चुके हैं। जहाँ जिस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, कुछ सहायता निजी प्रकार से भी की है। लेकिन अब जब हमारी सत्ता आएगी तो हम लोगों को इसका परमानेंट सोल्यूशन देंगे। 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री। जैसे अमूमन जो नेता चुनाव में शिकस्त पाता है, हार जाता है, तो वो क्षेत्र से लगाव कम कर देता है। आप बराबर पूरे 5 साल, मतलब 5 साल एक्टिव रहे, लोगों की सेवा करते रहे। कोई भी ग्रामीण स्तर पर मुद्दे आए, कोई भी समस्या है, तो आपने अपने निजी पैसों से उनको पूरा करने का काम किया। तो क्या जनता ये सब आपको देखकर तमाम चीज़ें, ये भी एक आपके मुद्दे रहे होंगे, आप कहते होंगे लोगों से हमने जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, तो उस पर भी लोग प्रभावित हो रहे हैं आपसे? जी, मैं कोई भी काम करता हूँ पूरे मन से करता हूँ या तो नहीं करता हूँ। तो ये जो जनसेवा का कार्य हम लोगों ने शुरू किया, ये जनता के बीच में गए, चाहे चुनाव लड़ने का फैसला हो, चाहे काम करने का फैसला हो, ये हम मन से करते हैं।
अब वो जनता का ऊपर है कि वो किस तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये काम हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे जीतें चाहे हारें, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। एक हम लोगों का प्रयास था कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें, अपने लोगों के लिए कर सकें। मैंने दुनिया के बहुत सारे देश देखे हैं, सब देखा है, बड़े बड़े हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े शहर घूमे, और एक इच्छा है कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, हमारे क्षेत्र में भी बच्चों के पास रोज़गार हो। आज बेंगलोर को देखिए आप, हैदराबाद को देखिए, ये सब राजधानियां हैं किसी प्रदेश की, लेकिन इनके डेवलप होने से आसपास के शहरों में कितना बदलाव आया। आज अब बेंगलोर आईटी हब है, मैसूर दूसरा आईटी हब बन गया। हर बच्चे, मतलब उन वहाँ के तो लोकल के बच्चों के पास रोज़गार है ही, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ जा रहे हैं आईटी के। तो ऐसे ही हमारा भी प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा बने हमारे क्षेत्र में। और ये प्रयास सिर्फ मेरे अकेले करने से नहीं होगा, काफ़ी लोगों को करना पड़ेगा, नेताओं को विल पावर दिखानी पड़ेगी, तब जाके हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो हम तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि चलिए हम शुरुआत करेंगे, समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में हम अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। बुंदेलखंड का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो। युवाओं की रोजगार को लेकर बड़ी समस्या है। युवा मतलब रोजगार नहीं पा रहे हैं। युवा पढ़े लिखे युवा हैं, तमाम युवा हैं ऐसे बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन 5 सालों के अंदर आपने युवाओं के लिए जो कुछ आपने काम किया है या आप काम करना चाहते हैं, और जैसा आपको मतलब जगह मिलेगी उसमें आप उनको फिट करने की मतलब सोचा है आपने कुछ ऐसा रोड में? जी, हम लोगों ने यहाँ पे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का बहुत प्रयास किया है। पिछले 1 साल से हमारा जो एनजीओ है और दूसरे दिल्ली के एनजीओ की सहायताओं से हमने यहाँ पे स्वयं सेवा समूह बनाए हैं। आज वो स्वयं सेवा समूह काम करने योग्य हो गए हैं। आज उनको बैंक से भी ऋण मिल रहा है, कुछ उनकी लागत लग रही है, कुछ सहायता हमसे मिल रही है, कुछ दिल्ली के एनजीओ से मिल रही है, और उन्हें हम सपोर्ट दे रहे हैं। हिंदुस्तान के युवा को कुछ चीज़ मुफ्त में नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के युवा को सिर्फ मौका चाहिए किसी भी देश में, क्योंकि कोई भी उपलब्धि है या कोई भी चीज़ है वो अपनी मेहनत से और लगन से पाई जाती है। लेकिन उसको पाने के लिए सबको समान अवसर देना ये सरकार का काम है, जो कि हमारे यहाँ पे नौजवानों के पास बिल्कुल कोई मौके नहीं है। आप पढ़ गए, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? ज़्यादातर नौजवान, आज आप देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए कि नेताओं की रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ नौजवानों की, काम नहीं है, क्या करेंगे? तो एक उम्मीद के सहारे चले जाते हैं कि ये नेता अच्छा होगा, इसकी रैली में चले जाओ, ये चले जाओ। खाली अगर लोगों के पास काम हो, किसके पास समय होता है? दिल्ली में आप रैली कर लीजिए, कितने लोग आएंगे, लेकिन यहाँ कर लीजिए तो क्षेत्र का 60% 70% नौजवान वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है। और ये अच्छे संकेत नहीं है। हम अपने देश को एक युवा देश बोलते हैं, जिसकी 70% आबादी नौजवान है। अगर वो उसके पास काम करने का अवसर नहीं है या उसके पास कुछ करने की इच्छा है और वो नहीं कर पा रहा है, तो वो नौजवान देश कैसे कहलाएंगे हम? वो अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तो दे नहीं रहा है। तो हमें इन लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। देश की ज़्यादातर आबादी नौजवान है, इनसे काम लेना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने में इन्हीं लोगों का योगदान होगा। लेकिन ना इनके पास अवसर हैं, ना इनके पास काम है, ना ये व्यापार कर सकते हैं, ना इनके पास कोई छोटी मोटी नौकरी का ज़रिया है। ये तो छोड़िए, आप कोविड के बाद से तो लेबरों के पास, जो मजदूर वर्ग है, उनके पास भी काम नहीं है, वो भी मोहताज हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है हमारे देश के लिए। और कई लोगों ने, कई राइटर्स ने इस पे लिखा है कि ये गृह युद्ध की शुरुआत होती है जब ज़्यादातर आबादी गरीब होती रहती है, अमीर अमीर होता रहता है, लोगों के पास रोज़गार नहीं, काम नहीं, तो आदमी दूसरी दिशा में चला जाता है। तो हमें लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए गंभीरता से, और नेताओं को भी समझनी चाहिए कि अब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब हम जाके कुछ कर पाएंगे। तो क्या बबीना क्षेत्र के युवा ये मान के चलें कि यशपाल सिंह यादव भी युवा हैं और जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं वो भी युवा हैं, तो अगर आपको और आपकी सरकार को मौका मिलता है इस प्रदेश में आने का, तो आप उस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलरली कुछ करेंगे युवाओं के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सबसे बड़ी घोषणा की है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभाएं हैं, कितने हज़ार रोजगार हर विधानसभा में आएंगे, क्षेत्र में जाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग अपने प्रयासों से, बुंदेलखंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंडस्ट्री क्रिएट की जा सकती है, लोगों को व्यापार दिया जा सकता है और रोज़गार जनरेट किया जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे और इन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लघु उद्योगों को
थोड़ा एम्पावर करेंगे, महिलाओं को एम्पावर करेंगे, जिससे रोज़गार भी जनरेट हो और लोगों को छोटा मोटा व्यापार करने का मौका भी मिले। यशपाल सिंह जी, आपकी राह इतनी आसान नहीं है। आपकी पार्टी में भी कई लोग आपका रोड़ा बने हैं, क्या उनसे फर्क पड़ेगा आपको? वो दावेदारी कर रहे हैं, तूफानी दौरा वो भी कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा? वो तो हमने सूत्रों की माने तो वो तो अगर उनको टिकट नहीं मिलता, अगर आपको टिकट मिलता है तो वो तो बगावत की ओर जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान होगा आपको? नहीं देखिए, ये तो किसी का निजी निर्णय हो सकता है कि उनको किधर जाना है, लेकिन इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो हमारा कार्यकर्ता है वो सब समाजवादी पार्टी का है, और आने इस समय समाजवादी पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो तो है ही है, दूसरे लोग नए नए लोग आके जुड़ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी में आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि कल कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो ये कारवां बढ़ता जा रहा है, ये घटेगा कभी नहीं किसी एक व्यक्ति के जाने से। जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रहना चाहे वो रहे, वो तो व्यक्ति का अपना निर्णय है। लेकिन अभी पूरे प्रदेश की उम्मीद समाजवादी पार्टी है। हर वर्ग, हर तबके का व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएगा। तो अभी आप भी चाहते होंगे पहले सपा की सरकार बने, हम सत्ता में आए, लोगों के लिए काम करें। तो क्या इस तरह के जो विरोधाभास की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उनसे मनोबल या उनसे कुछ समझाने का पार्टी नेतृत्व ने प्रयास नहीं किया जिले की इकाई ने? नहीं, अभी देखिए पार्टी ने आवेदन मांगे थे, हर विधानसभा में लोगों ने आवेदन किए, सबने आवेदन किए हैं। तो जो आवेदन किए हैं जिन लोगों ने, सब लोग ये तो एक जिसको कह सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई नुकसान है। जो व्यक्ति ने आवेदन किया है वो अपनी तैयारी कर रहा है कि क्या पता उसका आवेदन स्वीकार हो जाए और उसको टिकट मिल जाए। तो सब अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब कर तो समाजवादी पार्टी के उस पर ही रहे, तो इससे पार्टी को मजबूती मिल रही है, कोई नुकसान नहीं हो। अब एक आखिरी सवाल और है आपसे। अब जो चुनाव पूरा पीरियड है, काफ़ी साल आप एक्टिव रहे, तमाम चीज़ें रहीं, अब लोगों को ये उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जिस तरह से किसान युवा वर्ग परेशान रहा है, आपने भी कहा, तमाम आप लोगों ने सर्वे कराए, ज़मीनी स्तर पर काम किया, तो अब किसान समाजवादी पार्टी की तरफ जो किसानों को मतलब किसानों की अनदेखी की गई, तमाम पूरा बड़ा मूवमेंट चला, तो उससे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का किसान इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों को जो आप ये कहने में हमें शर्म आती है कि जो लोग FCI के गोदाम भरते हैं, आज उन्हीं की थाली खाली है, उनके पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। और किसानों ने तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने आंदोलन किया, अभी नया कृषि बिल आया। एक पॉलिसी नहीं है, मैं ऐसी आपको 50 पॉलिसियाँ गिना दूंगा जिससे डायरेक्ट किसान अफेक्ट हुआ है, सीधा किसान पे असर पड़ा है, उसके रोज़मर्रा जीवन पे असर पड़ा है। चाहे वो नोटबंदी ही क्यों ना हो, चाहे वो GST क्यों ना हो, हर चीज़ का असर किसानों पे पड़ा है। और ऐसे समय पे लाया गया, आप नियत देखिए कि जब पूरा देश लॉकडाउन, पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा कृषि बिल तब लाया गया, पार्लियामेंट में जाए बिना कैबिनेट में पास हो गया। तो कहीं ना कहीं तो सवाल है। और इस कानून को जब जो लोग लेके आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पूंजीवाद की वकालत की। जब आपको टिकट मिला था 2017 के चुनाव में, तो यशपाल सिंह यादव उतने मैच्योर नहीं थे राजनीति को लेकर। अब क्या इन 5 सालों में यशपाल सिंह यादव ने क्या सीखा और क्या समझा कि राजनीति में अब और सक्रिय हो गए हैं और मजबूत हो गए हैं? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दिन नया दिन एक सीखने के लिए मिलता है अपने को, वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। प्रयास यही रहता है, आप मुझे 5 साल बाद और देखेंगे, हो सकता है मैं और मैच्योर हो जाऊँ। तो ये तो टाइम के हिसाब से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और अपने अंदर बदलाव करने चाहिए। एक तो आपको समय समय पर नेताजी की गाइड मतलब मिलता रहता, उनके उसमें काम करने का वही बताते होंगे, लेकिन अब यशपाल सिंह यादव के पास अपनी खुद की टीम है, युवाओं की टीम है, युवाओं का जुड़ाव है। तो युवा आपकी मतलब आपसे प्रभावित तो हो रहे हैं, और आपके क्षेत्र के युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिले के युवा प्रभावित हो रहे हैं। तो युवाओं में ऐसा जो आपका क्रेज है अधिकतर और नेताओं में नहीं होता, युवाओं में। तो युवाओं आपकी कौन सी बात से प्रभावित हो रहे हैं कि युवा आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, आपकी सरलता? ये तो आप युवाओं से पूछिए, लेकिन मैंने हमेशा माना है
दुनिया में दो टाइप की राजनीति होती है, एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स, एक ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स वो होती है कि हम आपको ये लाभ दे रहे हैं, क्षणिक लाभ के लिए आप लोगों का समर्थन लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स होती है कि एक विचारधारा से लोगों को जोड़ना। मैंने हमेशा नौजवानों को विचारधारा से जोड़ने का, मैं ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य किस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो मैंने जो मेरा विजन है क्षेत्र के लिए, लोगों को काम करने के लिए, शायद युवा उससे प्रभावित होता है। और युवाओं को ऐसा लगता है, क्योंकि इस देश के युवा के पास कुछ भी नहीं है, उन्हें एक उम्मीद चाहिए, उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, उन्हें काम करने के अवसर चाहिए। तो शायद मिलते हैं, बातें करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, इसलिए जुड़ते होंगे। एक लोग और भी एक कहते हैं पूरे क्षेत्र में है कि यशपाल सिंह यादव जो कहते हैं वो करते हैं, झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। अमूमन पॉलिटिक्स में ज़्यादा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि झूठ के सहारे ही उनकी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन यशपाल सिंह यादव जो सही होता है, सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। तो यही वजह है क्या आपके जी साथ? बिल्कुल, मैं मतलब झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं है। इतना पढ़ लिख के अगर हम लोग यहाँ आए क्षेत्र में काम करने और इन बेचारे गरीब लोगों को हम मूर्ख बनाएं, तो इससे बड़ी लानत क्या होगी, इससे बड़ा घटिया काम क्या होगा। तो ये काम हमको कभी करना नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं है। अब हमारे देश को अच्छी राजनीति चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का साथ चाहिए, जो देश को आगे बढ़ाने का, जिनके पास विजन हो। और इसीलिए मैं हमेशा फेयर थिंकिंग पे बिलीव करता हूँ। मैंने अखिलेश यादव जी को भी, जब मैं राजनीति में नहीं था, मेरे पिताजी थे, अखिलेश यादव जी को भी नेता इसलिए माना क्योंकि उनके पास विजन है, नौजवान है। मुझे उनके साथ कई बार बात करने का मौका मिला, डिस्कशन करने का मौका मिला, और वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और प्रदेश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से भी मैं इसीलिए जुड़ा और अपना काम ही कर रहा हूँ। नहीं तो मैं पहले काम करता था, मैंने दूसरे देश में मैं नौकरी भी की है, मैंने व्यापार भी किया है। लेकिन कभी मुझे, जो मैं समय निकाल के इन लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो सिर्फ एक यही प्रयास है कि इन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, जो मेरे से बेहतर हो सके। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है अगर पार्टी हम पे भरोसा जताती है और बबीना क्षेत्र की हम पर भरोसा जताती है तो हम क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।